हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर रैंकर्स। दोस्तों, आज आपके क्लास साइंस का चैप्टर 2 जो कि अम्ल क्षारक और लवण चल रहा था, जिसका पार्ट 2 चलेगा अम्ल क्षार और लवण का। और ये आपका लास्ट वीडियो है अम्ल क्षार और लवण का। ठीक है, इसके बाद आप लोग का अगला चैप्टर स्टार्ट होगा और आशा करते आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पिछला जो हम पढ़ाए थे वो लोग आप लोग लिख चुके होंगे, उसको याद करते हुए चलिए। ठीक है, फिर इसमें टेस्ट भी देना चाहते हैं आप, और लोग बताते ही नहीं हो ना। कमेंट में कुछ लिख तो क्या ही टेस्ट कराए अभी। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 1 समझ में आया था दोस्तों कि नहीं? चलो देखते हैं क्या होता है हमारा इसमें। पीएच परिवर्तन, पीएच परिवर्तन तथा दंत क्षय। ठीक है दोस्तों, रुको थोड़ा मोटा कर दें, बहुत पतला चल रहा है। अबे भाई साहब, ये क्या? चलो देखो, पीएच परिवर्तन तथा दंत क्षय। पीएच परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, मुंह का सामान्य पीएच लगभग 7 होता है। कितना? 7 होता है। ठीक है, मुंह का जो सामान्य पीएच होता है लगभग 7 होता है, यानी उदासीन होता है। बताया था ना कल आपको कि 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा। भोजन करने के बाद बैक्टीरिया चीनी को अम्ल में बदल देते हैं। क्या है? भोजन करने के बाद बैक्टीरिया चीनी को अम्ल में बदल देते हैं। किसमें दोस्तों? अम्ल में। ठीक है, इससे मुंह का पीएच कम हो जाता है। इससे किसका पीएच? मुंह का पीएच कम हो जाता है। जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का इनेमल घुलने लगता है। ठीक है दोस्तों, जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांतों का इनेमल जो होता है घुलने लगता है। ठीक है, क्या हमारा पीएच परिवर्तन दंत क्षय। मुंह का सामान्य पीएच लगभग कितना होता है? 7 होता है। भोजन करने के बाद बैक्टीरिया चीनी को अम्ल में बदल देता है। इससे मुंह का पीएच कम हो जाता है। किससे? जो चीनी में बदल देता है ना, उससे मुंह का क्या होता है? पीएच कम हो जाता है। और जब पीएच 5.5 से कम हो जाता है तब दांत का इनेमल घुलने लगता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया पीएच दंत क्षय। और आगे देखो हमारा दंत क्षय क्या होता है। वो तो पीएच था, अब देखो तुम्हें दंत क्षय। दांतों के इनेमल के नष्ट होने की प्रक्रिया को दंत क्षय कहते हैं। दांतों के इनेमल के नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। ठीक है, दंत क्षय का मुख्य कारण मुंह में बनने वाला अम्ल होता है। दंत क्षय का मुख्य कारण मुंह में बनने वाला अम्ल होता है। अधिक मीठा भोजन करने और दांत साफ न रखने से दंत क्षय होता है। अधिक मीठा भोजन करने और दांत साफ न करने से क्या होता है? दंत क्षय होता है। इससे दांतों में कैविटी, दर्द और सड़न हो सकती है। देखो क्या था, दांतों के इनेमल नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। जो इनेमल होती है ना दांत में, उसे प्रक्रिया अगर नष्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय का मुख्य कारण मुंह में बनने वाला अम्ल होता है। क्या होता है दंत क्षय का मुख्य कारण? जो मुंह में अम्ल बनता है, लार, सब इसका ही मतलब, लार नहीं, मतलब मुख में जो अम्ल बनता है ना, उसे ही बोलते हैं। अधिक मीठा भोजन करने और दांत साफ न रखने से दांत क्षय होता है। क्या होता है? अधिक मीठा भोजन मतलब मीठा उठा खाने से, अगर मीठा खाने के बाद दांत जरूर साफ कर लेना चाहिए एक बार। अगर नहीं करेंगे तो उससे हमारा दंत क्षय होता है। मतलब जो दांत में सड़न होता है ना, ये मसूड़े जो कहते हैं कीड़ा खा गया है, देखिए दांत पे काला काला सा हो जाता होगा, वही अगर मीठा खाने के बाद उसे साफ कर लेंगे तो ठीक रहेगा। इससे दांतों में क्या होता है? कैविटी होता है, दर्द होता है और सड़न भी हो सकती है। दंत क्षय से बचाव। दंत क्षय से हम बचाव कैसे कर सकते हैं? दिन में 2 बार ब्रश करें, मीठे खाद्य पदार्थ कम खाएं, भोजन के बाद कुल्ला करें, मतलब फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट करें। ठीक है, दंत से दिन में 2 बार ब्रश करें,
क्या है, दंत अच्छे से अगर बचाव करना है दिन में कितना बार, 2 बार ब्रश करें। और मीठे खाद्य पदार्थ को कम खाएं। अगर दंत अच्छा है तो मीठे जो खाद्य पदार्थ होते हैं ना उसे कम खाएं। फ्लोराइड युक्त तो टूथपेस्ट करें, ठीक है। और भोजन के बाद कुल्ला ज़रूर करें। कुल्ला मतलब होता है जैसे मुंह में जो पानी होता है ना लेके फिर बाहर निकाल देते हैं, उसे बोलते हैं कुल्ला करना। भोजन के बाद कुल्ला ज़रूर करें, ठीक है। दंत अच्छे समझ में आ गया दोस्तों कि दांतों के इनेमल को नष्ट होने की प्रक्रिया को दंत क्षय कहते हैं। दंत क्षय का मुख्य कारण मुंह में बनने वाला अम्ल होता है। अधिक मीठा भोजन करने और दांत साफ न रखने से दंत क्षय होता है। इससे दांतों की कैविटी, दर्द और सड़न हो सकती है। दंत क्षय से बचाव, दिन में 2 बार ब्रश करें। मीठे खाद्य पदार्थ कम खाएं। भोजन के बाद कुल्ला करें। फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का सेवन करें, उपयोग करें मतलब, ठीक है दोस्तों। बढ़े आगे। और देखो मधुमक्खी का डंक जो होता है क्या होता है, यह एक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द और जलन होता है। जो मधुमक्खी जब डंक मारती है नहीं तो यह एक क्या छोड़ता है, अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द और जलन होता है, ठीक है। इसका इलाज क्या है, देखो अगर मधुमक्खी डंक मारती है तो इसका इलाज होता है कि डंक वाले जगह पर मतलब जहाँ पर वो डंक मारती है मधुमक्खी जगह पर बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है, ठीक है। अगर मधुमक्खी जहाँ पर डंक मारी वहीं पर बेकिंग सोडा लगाएंगे तो वहाँ पर आराम मिलेगा। और नेटल का डंक, नेटल क्या होता है, एक पौधा होता है। यही देखो ये हमारा नेटल का पौधा है, ठीक है। इसमें देखो जो मतलब बारीकी सा निकला नहीं है, ये सब नुकीले नुकीले, यही होता है नेटल। नेटल के पौधे जब डंक वही मतलब जो नुकीले निकले ना, अगर वो उसे टच करो यानी छुओगे तो उसमें से मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं जिससे जलन और दर्द होता है, ठीक है। नेटल पौधे के पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, दिखाया ना डंकनुमा बाल, यही सब है। इसे छूने पर मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं जिससे जलन और दर्द दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया नेटल डंक और मधुमक्खी डंक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का डंक, यह एक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द और जलन होता है। और डंक वाले अंग पर बेकिंग सोडा लगाने से आराम मिलता है। जहाँ पर मधुमक्खी डंक मारती है वहीं पर बेकिंग सोडा का लगाएं तो वहाँ पर आराम मिलता है, ठीक है। नेटल का डंक आपको नेटल का दिखा दिया। नेटल पौधे के पत्ते में डंकनुमा बाल होते हैं। ये छूने पर मेथेनाइक अम्ल छोड़ते हैं जिससे जलन वाला दर्द होता है, ठीक है। नेटल पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, यूरेटिका डोस डोइका डियोका, ठीक है दोस्तों। यूरेटिका डियोका है वैज्ञानिक नाम नेटल पौधे का। इसके पत्ते और तने पर डंकदार रोम होते हैं। छूने पर जलन, खुजली और चुभन होती है। अगर इसको छूते हैं जलन और खुजली और चुभन होती है। यह पौधा अपनी आत्मरक्षा करता है। क्या करता है, अपनी आत्मरक्षा स्वयं यही करता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में जलीय विलयन में विद्युत धारा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया का उसे कहते हैं। इसमें देखो इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कौन से क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस एनोड प्लस पर प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड ऋणायन पर प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। जो क्लोरीन गैस था प्लस यानी धनायन पर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे यानी कि ऋणायन पर प्राप्त होता है। विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। अगर इसकी प्रक्रिया करेंगे तो इसमें क्या बनेगा, NaOH बनेगा। जैसे देखो NaCl और H2O, जल और नमक का जब प्रक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और H2 गैस अभी बताया ना यहाँ पर। इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और H2 गैस प्राप्त होता है, ठीक है। क्लोरीन गैस में क्या होता है, एनोड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होता है, किस पे, कैथोड पे। और विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है दोस्तों। समझ आ गया क्लोर क्षार प्रक्रिया।
एक बार और बता दें, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या, विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देखो जैसे इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्या, इस प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है, विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया क्लोर क्षार प्रक्रिया। बढ़े आगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। हमारा विरंजक चूर्ण, किसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ये रासायनिक सूत्र इसको याद कर लेना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, इसके शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र यही होता है, CaOH2 पर। देखिए क्या इसमें, इससे शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है। बुझे हुए चूने पर क्या किया जाता है, क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, तब उससे क्या होता है, विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, देखो CaOH2 में Cl2 का करेंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा, मतलब जल बनेगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण का उपयोग देखो, पीने के पानी को कीटाणु रहित करने में, मतलब जो पीने के पानी है उसमें अगर साफ करने में किसका उपयोग होता है, विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। ब्लीचिंग पाउडर का, आप लोग देखे होंगे पहले जो कुआं होता था उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते थे कुएं में, ताकि पानी एकदम साफ रहे। क्योंकि कुआं तो हमेशा खुला रहता है तो उसमें खराब चीज़ें, मतलब कीटाणु टाणु घुसते रहते हैं, तो उसको साफ करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते थे। स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। कपड़ा एवं कागज उद्योग में विरंजन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। अस्पताल तथा सार्वजनिक स्थानों में सफाई और कीटाणुनाशक के लिए के रूप में किया जाता है। क्या, अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई और कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग, विरंजक चूर्ण का। ऐसे शुष्क बुझे चूने तथा क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। शुष्क बुझे चूने को क्लोरीन गैस प्रवाहित करके क्या बनाया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या था, CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। देखो इससे जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या था, CaSO4 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 2H2O। या ये जिप्सम का सूत्र है, जो लगभग 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके बनाया जाता है। जिप्सम को लगभग 373 केल्विन है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्या बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो उससे क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखो CaSO4 और 2H2O का गर्म 100 डिग्री पर करेंगे तो क्या बनता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 हाफ H2O। ठीक है दोस्तों, यही बनता है। क्या है, देखो जिप्सम को गर्म तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 2H2O को अगर प्रक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, उसका CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 हाफ H2O बनता है। ठीक है दोस्तों, समझ आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या, CaSO4 हाफ H2O होता है। इसे जिप्सम के लगभग, अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हो गया। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, जो टूटी हुई हड्डी पर देखते हो प्लास्टर लगा रहता है ना, उसमें यही प्रयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड चाक बनाने में, जब जो ब्लैक बोर्ड का चाक होता है, चाक पहले देखे जो ब्लैक बोर्ड में चाक चलता था ना, चाक से लिखते हैं, और तो अभी भी लिखते हैं। स्कूल में देखे हुए ब्लैक बोर्ड जो होता है, चाक होता है ना, वो किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बनता है चाक। मूर्तियाँ, जो मूर्ति बनता है, खिलौने तथा सजावटी वस्तुएं बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही प्रयोग किया जाता है उसमें। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। अगर वीडियो, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।